नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। हम दुआ करते हैं कि ईद उल अज़हा आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लाए, हम सबको कोविड और दीगर सभी वबाओं से, सभी बलाओं से महफूज रखे। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए ईद उल अज़हा इंतहाई खुशी और जोश के साथ मनाई। लोगों ने सुबह पहले ईद की नमाज अदा की और फिर जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी दी। इस मौके पर जहां मुख्तलिफ शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की, वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल अज़हा के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात दी। कोविंद ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम अहले वतन, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं और उनकी बेहतरी की दुआ करता हूं। सदर ने कहा कि ईद उल अज़हा मोहब्बत और क़ुरबानी के जज्बे के तईं एहतराम का इजहार करने और एक जामे माशरे में इत्तेहाद और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्यौहार है। कोविंद ने मज़ीद कहा कि ईद का त्यौहार अपनी खुशियों को शेयर करने का, गरीबों और बेसहारा लोगों को मुकम्मल मदद करने का भी मौका देता है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर कोविड वबा से बचाव को इख्तियार करते हुए समाज के हर तबके की खुशहाली और भलाई के लिए काम करने का अज़्म करें। RSS सरबराह मोहन भागवत ने मुसलमानों की बढ़ती आबादी और शहरियत तरमीमी कानून CAA के ताल्लुक से एक ताज़ा बयान दिया जिस पर हंगामा बर्पा हो सकता है। मोहन भागवत इस वक्त आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर है और एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि 1930 से मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की तादाद बढ़ाने की कोशिश हुई। ऐसी सोच थी कि आबादी बढ़ाकर अपनी बालादस्ती कायम करेंगे और फिर इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे। ये नज़रिया पंजाब, सिंध, आसाम और बंगाल के बारे में था। कुछ हद तक ऐसा हुआ। हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान वजूद में आ गया, लेकिन जैसा कि पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बनाना चाहते थे वैसा नहीं हुआ। मोहन भागवत ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमें दुनिया से सेकुलरिज्म, समाजवाद, जमहूरियत सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रिवायतों में है, हमारे खून में है। हमारे मुल्क ने उन्हें नाफिज किया है और उन्हें ज़िंदा रखा है। ये बातें उन्होंने गुवाहाटी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। CAA के ताल्लुक से RSS सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान के शहरियों के खिलाफ बनाया गया कानून नहीं है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि तकसीम के बाद एक यकीन दहानी कराई गई कि हम अपने मुल्क की अक़लियतों की फ़िक्र करेंगे। हम आज तक उस पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। मोहन भागवत ने मज़ीद कहा कि CAA से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। CAA और NRC का हिंदू मुस्लिम तकसीम से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उसे फ़िरका वाराना शक्ल दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $77 तक पहुंचने के बाद अब कच्चा तेल एक बार फिर $70 फी बैरल के नीचे आ गया है। बीते 2 से 3 दिनों से कच्चा तेल $70 के नीचे ही चल रहा है। बावजूद इसके हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की है। बीते 7 सालों में मोदी हुकूमत ने जनता को कच्चा तेल सस्ता होने का फ़ायदा नहीं दिया। मोदी हुकूमत जब इख्तिदार में आई थी तब कच्चा तेल $160 फी बैरल पर था। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक मई 2014 में जब मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई थी तब पेट्रोल का बेस प्राइस ₹47.12 फ़ी लीटर था, जो जुलाई 2021 में घटकर ₹41 रह गया। यानी इसमें गिरावट आई, लेकिन तब से लेकर आज तक पेट्रोल की कीमतें 43% तक बढ़ चुकी हैं। मई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल ₹71.41 पर था, जो अब ₹101.84 फ़ी लीटर पर पहुंच गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मोदी हुकूमत में बेस प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगे कैसे हो गए। इसकी वजह है पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी। मई 2014 से लेकर अब तक 13 बार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई। वहीं इसमें सिर्फ 3 बार कटौती की गई। हुकूमत ने आखिरी बार मई 2020 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। मरकज़ी हुकूमत एक्साइज ड्यूटी के ज़रिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेती है। मई 2014 में जब मोदी हुकूमत आई थी तब मरकज़ी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर ₹10.38 और डीजल पर ₹4.52 टैक्स वसूल करती थी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर ₹32.90 और डीजल पर ₹31.83 एक्साइज ड्यूटी लगती है। मोदी हुकूमत के आने के बाद मरकज़ पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। मुल्क में पेट्रोल का बेस प्राइस 41 और डीजल का ₹42 है।
लेकिन मरकज़ और रियासती हुकूमतों की तरफ से लगने वाले टैक्स से उनकी कीमत मुल्क के कई हिस्सों में 110 रुपये के पार पहुंच गई है। मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल पर 33 और डीजल पर 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद रियासती हुकूमतें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम बेस प्राइस से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुल्क में पेट्रोल पर 56 और डीजल पर 45 रुपये फी लीटर से भी ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। हिंदुस्तान में पिछले 17 महीनों में कोरोना से करीब 50 लाख अमवात हो चुकी हैं। ये अंदाज़ा एक अमरीकी तंजीम की स्टडी में जताया गया है। इस तंजीम ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डेटा जुटाया है। उसके मुताबिक कोरोना से बने हालात हिंदुस्तान की आज़ादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी इंसानी ट्रेजेडी है। इस स्टडी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया, जो इन्फेक्शन की नई लहर ला सकता है। वॉशिंगटन के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने इस स्टडी के लिए सीरोलॉजिकल स्टडी, हाउस होल्ड सर्वे, स्टेट लेवल पर सिविक बॉडीज से मिले ऑफिशियल डेटा और इंटरनेशनल एनालिसिस को बुनियाद बनाया है। माफ़ कीजिएगा। मंगल के रोज़ जारी इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान ने अमवात के 3 अंदाजे बताए हैं। पहला, सभी में अमवात की तादाद यानी सरकारी डेटा 4,18,000 के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बताया गया है। अमवात के 3 अंदाजे लगाए गए हैं। अमवात की सबसे कम तादाद वाले अंदाजे में भी ये तादाद 34 लाख है। इससे 7 रियासतों से लिए गए रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर तैयार किया गया है। दूसरे कैलकुलेशन में एज स्पेसिफिक इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट यानी IFR के इंटरनेशनल एनालिसिस को या इंटरनेशनल एस्टीमेट को लागू किया गया। इसके मुताबिक अमवात की तादाद 40 लाख के आसपास है। तीसरा अंदाज़ा कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे की बुनियाद पर है। इसमें 39 लाख अमवात की बात कही गई है। माफ़ कीजिएगा, 49 लाख अमवात की बात कही गई है। अभिषेक आनंद, जस्टिस सैंडेफिर और अरविंद सुब्रमण्यम की लिखी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा पर मबनी अंदाज़ों को समझना और उनसे जुड़ना ज़रूरी है। इसे अभी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी काउंट किया जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम मरकज़ी हुकूमत यानी हिंदुस्तानी हुकूमत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सर्वे और एस्टीमेट्स के भरोसे कोरोना से हुई अमवात की तादाद बताना गलत भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक पहली लहर के दौरान हिंदुस्तानी ट्रेजेडी का अंदाज़ा ठीक से नहीं लगाया जा सका। ये नाकामी भयानक दूसरी लहर की वजह बनी। इसके मुताबिक पहली लहर जितनी मानी गई उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। पहली लहर में ही लगभग 20 लाख लोग मारे गए होंगे। अमवात पर यह नई स्टडी उस वक्त सामने आई है जब हिंदुस्तान में पहली बार मिले डेल्टा वेरिएंट ने कई वेस्टर्न कंट्रीज़ को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में कोरोना के ज़्यादातर केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही मिल रहे हैं। इनमें से भी कई बिना वैक्सीनेशन वाले हैं। पिछले 7 दिनों में नए केसेस में 66% की बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं। पहली के मुकाबले दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। इस दौरान हिंदुस्तान में एक दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा नए केसेस मिले। पहली लहर का पीक 16 दिसंबर 2020 को आया। उस दिन मुल्क में जुमला 97,860 केसेस आए थे। सरकारी डेटा के मुताबिक इस दिन तक 83,000 से ज़्यादा मरीज़ अपनी जान गंवा चुके थे। 6 मई 2021 को दूसरी लहर का पीक आया। उस दिन मुल्क भर में 4,14,280 केसेस नए आए थे। अब तक मुल्क भर में 2,34,000 अमवात हो चुकी थी। अभी ये तादाद 4,18,000 है। मुल्क में अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसके कमज़ोर पड़ने के साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने तीसरी लहर का खतरा जता दिया है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में अगस्त में तीसरी लहर आने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि थर्ड वेव का पीक सितंबर में आएगा। ये दूसरी लहर के पीक से दुगना या 1.7 गुना ज़्यादा होगा। अब बात कोरोना के आंकड़ों की। दुनिया भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,08,690 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,67,138 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,255 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। इस बीच अमेरिका में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यहाँ मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार कोरोना से मुतासिर पाए गए। हालांकि किसी दीगर स्टाफ या ओहदेदार के उसके राब्ते में आने की तस्दीक नहीं हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने इसकी जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मामले ब्रिटेन में सामने आए। यहाँ मंगल के रोज़ 46,558 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इसके अलावा अमेरिका में 44,232, हिंदुस्तान में 42,123,
इंडोनेशिया में 38,325 और ब्राज़ील में 27,896 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीते दिन सबसे ज़्यादा अमवात ब्राज़ील और इंडोनेशिया में रिकॉर्ड की गई। इस दौरान ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा 1425 और इंडोनेशिया में 1280 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान गई। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां पिछले 24 घंटों में 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 36,857 लोगों ने कोरोना को मात दी और 3,998 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। मुल्क में बीते दिन हुई अमवात पिछले 39 दिनों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 11 जून को 3,996 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मौत के आंकड़े में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महाराष्ट्र में पुरानी अमवात को पोर्टल पर अपडेट करने की वजह से हुई। बीते दिन कोरोना के 147 मरीजों की ही मौत हुई, जबकि 3,509 पुरानी अमवात को अपडेट किया गया। इससे पहले 9 जून को बिहार में भी पुरानी अमवात को अपडेट किया गया था। असम के डिब्रूगढ़ में एक खातून डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट्स अल्फा और डेल्टा से मुतासिर पाई गई। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा चुकी थी। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बोरकाकोटी ने इसकी जानकारी दी। डॉक्टर बोरकाकोटी ने बताया कि डबल इन्फेक्शन किसी दीगर मोनो इन्फेक्शन के बराबर है। ऐसा नहीं है कि दोहरे इन्फेक्शन से बीमारी संगीन हो जाएगी। हम केस पर 1 महीने से नज़र बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तशवीश की कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोराकोकिटी ने कहा कि डबल इन्फेक्शन तब होता है जब 2 वेरिएंट एक शख्स को एक साथ या बहुत कम वक्त में मुतासिर करते हैं। इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी बनने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर ही दोनों वेरिएंट एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले ऐसे मामले ब्रिटेन, ब्राज़ील और पोर्चुगल में सामने आ चुके हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान का पहला केस हो। खातून डॉक्टर के शोहर भी अल्फा वेरिएंट से मुतासिर थे। दिल्ली में CSIR IGIB के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लीनियज ए से मुतासिर होना और लीनियज बी से री इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। करीब 67.6% हिंदुस्तानियों ने SARS-CoV के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। इसका मतलब यह है कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानी कोरोना से लड़ने में भी कैपेबल हो चुके हैं। हुकूमत के चौथे सीरो सर्वे से इसका खुलासा हुआ है। कोरोना के इम्कानी तीसरी लहर को देखते हुए वजारत सेहत ने सफ़र को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के सफ़र से बचने की ज़रूरत है। सीरो सर्वे में कोरोना के खिलाफ आशा की एक उम्मीद की किरण दिखी है, लेकिन अभी किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जा सकती है। 32% लोग अब भी कोरोना से महफूज नहीं हैं। हुकूमत ने कहा है कि लोकल या ज़िले के सतह पर हालात अलग हो सकते हैं। सीरो सर्वे में मुल्क की हालात पर ओवरऑल नज़र डाली गई है। रियासतों को मकामी सीरो सर्वे जारी रखना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोविड के खिलाफ आबादी का कितना परसेंटेज महफूज है। वजारत ने कहा कि मुस्तकबिल में इन्फेक्शन की लहरें आ सकती हैं। दरअसल कुछ रियासतों में कोरोना के खिलाफ हाई लेवल पर इम्यूनिटी मिली है, जबकि कहीं पर यह बहुत नीचे है। जुलाई के पहले हफ्ते से कई रियासतों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। इससे टूरिस्ट स्पॉट और मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से बचने की ज़रूरत है। कई रियासतों ने मीटिंग्स के लिए पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन अभी इससे बचने की ज़रूरत है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हुकूमत ने हाल ही में कांवड़ यात्रा रद्द की है। हुकूमत ने कहा है कि फुल वैक्सीनेशन के बाद ही सफ़र करें, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज तय मुद्दत के बाद ले चुके लोग ही सफ़र पर जाएं। कोरोना वबा की दूसरी लहर में बीमा कंपनियों ने मरीजों को राहत देने की जगह चोट पहुंचाई है। लोगों ने बीमारी में राहत के लिए बीमा कराया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये बीमा कंपनियां हाथ खड़े कर देंगी। कटक के बिप्लव स्वाई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पिछले 9 सालों से सालाना 27,000 रुपये प्रीमियम भर रहे थे। मई में कोरोना से उनकी मौत हो गई। अफराद खानदान ने 24,000 रुपये का क्लेम किया, लेकिन स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस सिर्फ 12,000 रुपये देने के लिए तैयार हुआ। यह सिर्फ एक मिसाल है। जब कोविड की दूसरी लहर पीक पर थी, उस वक्त बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को खासा चूना लगाया। इसके चलते अकेले दिल्ली में 200 से ज़्यादा मामले अदालतों में जा पहुंचे हैं। जो कंज्यूमर्स के हक हैं उसके लिए काम करने वाली
इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर वॉइस में बीमा मामलों के स्पेशलिस्ट सुभाष तिवारी कहते हैं कि बीमा कंपनियों की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम खारिज कर दिया जाए। जो आगे लड़ाई करने की हिम्मत दिखाते हैं उन्हें कंपनियां क्लेम दे देती हैं। हालांकि 10% लोग ही इतनी जहमत उठाते हैं। बिप्लव स्वाई की बहन बीरज स्वाई कहती है कि कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद उनके भाई से स्टार हेल्थ के नेटवर्क हॉस्पिटल ने पहले कैश लिया और फिर भर्ती किया। शिकायत के बावजूद कंपनी ने अस्पताल पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब कंपनी क्लेम में आधी रकम काट रही है और कटौती किस बुनियाद पर की जा रही है यह बताने को भी तैयार नहीं है। मरकज की मोदी हुकूमत ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब इस ताल्लुक से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मौत की वजह ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसी रही है। कोरोना की वजह से हुई अमवात के सिलसिले में मरकजी हुकूमत के जवाब पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमवात इसलिए हुई क्योंकि वबा वाले साल में हुकूमत ने ऑक्सीजन की बरामदात में 700% का इजाफा किया और हुकूमत ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों का इंतजाम नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि बाइख्तियार ग्रुप और पार्लिमानी कमेटी के मशवरे पर ऑक्सीजन दस्तियाब करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स की तनसीब में कोई सरगर्मी नहीं दिखाई गई। पेगासस स्पाईवेयर के जासूसी मामले में हुकूमत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। इसीलिए ये सवाल लाजमी है कि ऑपरेशन के लिए उन्हें किसने पैसे दिए। हिंदुस्तानी हुकूमत नहीं तो कौन? हिंदुस्तान की जनता को सच्चाई से वाकिफ कराना मोदी हुकूमत का फर्ज है। इसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने कहा कि पेगासस एक प्रोडक्ट है। एनएसओ इसराइल की कमर्शियल कंपनी है, आपके पसंदीदा मुल्कों में से एक। आप इकलौते शख्स हैं जो मोदी, शाह और एनएसओ से वो फैक्ट निकाल रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। उन्हें किसने पेमेंट किया ये सवाल लाजमी है। वहीं स्वामी ने कहा कि अगर हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चाहिए कि वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को चिट्ठी लिखें और एनएसओ पेगासस प्रोजेक्ट का पता लगाएं। ये भी पता लगाएं कि इसके लिए किसने खर्च किया। ब्रिटेन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत लीक्ड डॉक्यूमेंट के जरिए स्टोरी फाइल करने वाले रिपोर्टर्स को 14 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। इतना ही नहीं, उनके साथ बैरूनी जासूस जैसा बर्ताव किया जाएगा। यहाँ की होम सेक्रेटरी प्रीति पाटिल के ऑफिस के हवाले से छपी डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी जासूसों पर नकेल कसने के लिए बनाए गए नए कानून के तहत मुजरिम पाए गए ऐसे रिपोर्टर जो लीक डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट के असर और ख़ासकर क्विक डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक के इस दौर को ध्यान में रखते हुए 1989 में बनाए गए इस कानून में ज़रूरी बदलाव किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और लॉ कमीशन ने इसका खाका तैयार किया है। इनका कहना है कि रिपोर्टर्स को अपने बचाव का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन कंसल्टेशन के लिए जारी पेपर में वजारत दाखिला ने कहा कि इस तरह के कदम से हमारी कोशिशों को कमज़ोर किया जा सकता है जो आम जनता के हित में के मफाद में नहीं होगा। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर ये क़वायद इस वक्त असरदार होते हैं तो उस जर्नलिस्ट पर मुकदमा चलाया जाता जिसने खुलासा किया था कि हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनाक ने कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन किया। लीक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें अपने ऑफिस की साथी से किस करते देखा गया। उनका कहना है कि अब मामले का खुलासा लीक सीसीटीवी फुटेज के जरिए किया गया। ऐसे में इसे उजागर करने वाले रिपोर्टर पर कार्रवाई की जा सकती है। इस खुलासे के बाद हैनाक को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था और उनके जो ख़ानदानी रिश्ते हैं वो भी ख़राब हो गए थे। इस मामले में हुकूमत की भी काफ़ी पजीराई हुई थी। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत को हर महाज पर घेरने की तैयारी है। पेगासस जासूसी मामले ने हिज़्ब इख्तिलाफ में जान फूंक दी और यह मामला अब बड़ा होता जा रहा है। इस मामले पर हुकूमत के पास अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इजलास के दूसरे दिन एक अहम पेशरफ्त में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सरबराह और ऐवान बाला के रुकन शरद पवार ने
पार्लियामेंट में अपोजिशन के अहम लीडरों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। पवार ने ट्वीट करके अपोजिशन कायदीन के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल होने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेशन में बहस किए जाने वाले इशूज़ के जायजे के हवाले से ये मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना के संजय रावत समेत दीगर सरकर्दा लीडर शामिल हुए। जराये के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ पेगासस जासूसी मामले को ज़बरदस्त तरीके से उठाएगा और हुकूमत को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ये मामला ऐसे मौके पर उजागर हुआ है जब चंद माह बाद उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत में असेंबली इंतखाबात होने हैं और ये रियासत हुकूमत के लिए बहुत अहम है। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों को दिल्ली में जंतर मंतर पर मुजाहरे की इजाज़त मिल गई है। ये परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है। मुजाहरे का वक्त सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शराइत के साथ मुजाहरे की मंजूरी दे दी है। जुमेरात से शुरू हो रहे किसानों के इस मुजाहरे में रोज़ 200 से ज़्यादा किसान शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। एक न्यूज़ एजेंसी के ज़राए के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जानिब से भी मुजाहरे की परमिशन मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि किसान सिंघू बॉर्डर से पुलिस एस्कॉर्ट में जंतर मंतर तक लाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस वक्त पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी चालू है जो 13 अगस्त तक चलेगा। किसान तंजीमों की मंगल के रोज़ दिल्ली पुलिस के अहदेदारों के साथ मीटिंग हुई थी। इसके बाद किसानों ने कहा था कि वो मानसून सेशन के दौरान जंतर मंतर पर ही किसान पार्लियामेंट लगाएंगे। इस दौरान वो पुरअमन मुजाहरा करते हुए ज़रई क़वानीन को रद्द करने की मांग करेंगे। इस दौरान कोई भी कारकुन पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चारशंबे के रोज़ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई रियासतों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया है कि बंगाल असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद उनकी नज़र अब दिल्ली की सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे मुल्क से साफ नहीं हो जाती तब तक सभी रियासतों में खेला होगा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। ममता ने वर्चुअल रैली में कहा कि आज हमारी आज़ादी ख़तरे में है। बीजेपी ने हमारी आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया है। वो अपने ही वज़रा पर भरोसा नहीं करती और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। हमारे फ़ोन टैप किए जाते हैं। पेगासस ख़तरनाक और क्रूएल है। मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ये लोग जासूसी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने फ़ोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। हमें एक मरकज़ पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए वरना पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। बंगाल असेंबली इंतखाबात में बंगाल अपनी बेटी चाहता है नारा देने वाली ममता ने 2 दिन पहले नया नारा जारी किया जिसे मुल्क चाहता है। उनके और भतीजे अभिषेक के पोस्टर सारे कलकत्ता में ऐसे इस नारे के साथ लगाए गए। अब वो यूपी, दिल्ली, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु और त्रिपुरा समेत मुल्क भर में कई जगहों पर वर्चुअल रैली कर रही हैं। पंजाब में कांग्रेस का घमासान थम नहीं रहा। कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी का सरबराह बना दिया। वो लगातार अपने हामियों से मिल रहे हैं। वहीं सिद्धू के इल्ज़ामात से नाराज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह माफ़ी की मांग पर अड़े हैं। पहले ये इशारों में थी लेकिन अब खुलकर कैप्टन ने एडवाइज़र के ज़रिए ही कह दिया। सिद्धू से कैप्टन की नाराज़गी इस कदर है कि कैप्टन ने उन्हें मुबारकबाद तक नहीं दी। पीसीसी सदर बनाने के ऑफिशियल ऐलान के बाद पीर के रोज़ सिद्धू और कैप्टन सिर्फ एक दीवार के फासले पर थे। कैप्टन अपने सरकारी रिहाइशगाह में थे तो सिद्धू इसके पीछे वज़ीर तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर थे। फिर भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। कैप्टन वहीं बैठे रहे और सिद्धू पटियाला लौट गए। सिद्धू एक ऑफिशियल तौर पर माफ़ी मांगे या नहीं इस पर वो चुप हैं। वहीं कैप्टन ने कह दिया है कि जब तक माफ़ी नहीं तब तक सिद्धू से मुलाकात नहीं। अब पंजाब में सबकी निगाहें इस सवाल पर हैं कि हाईकमान के आशीर्वाद के बाद पंजाब में ज़बरदस्त साथ पा रहे सिद्धू झुकेंगे या फिर अब तक पंजाब में कांग्रेस की सियासत में दबदबा रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह। 12वीं के मार्क्स मॉडरेशन में जुटे टीचर्स और स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने राहत दी है। पोर्टल पर रिजल्ट से जुड़ा डेटा सबमिट करने की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले मॉडरेशन की आखिरी तारीख 22 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया। सीबीएसई ने हालिया सर्कुलर में कहा है कि स्कूल मार्क्स के डेटा को सबमिट करने की तैयारी में जी जान से जुटे हैं
आखिरी तारीख 22 जुलाई होने की वजह से टीचर्स तनाव में हैं और उनसे गलतियां हो रही हैं। वो गलतियां सुधारने के लिए सीबीएसई से अपील भी कर रहे हैं। इसीलिए पोर्टल पर डेटा सबमिट करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 कर दी गई है। सीबीएसई का कहना है कि अगर कोई स्कूल तयशुदा वक्त के अंदर मॉडरेशन पूरा नहीं करता तो उन स्कूलों का रिजल्ट 31 जुलाई के बाद अलग से जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी है। सीबीएसई ने अपने एक दीगर ऑफिशियल सर्कुलर में कहा कि 11वीं 12वीं के मार्क्स को मॉडरेट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में रिजल्ट तैयार करते वक्त तुलबा के लिए इंसाफ और इम्पार्शलिटी को यकीनी बनाना चाहिए। स्कूलों की पॉलिसी में किसी भी तरह का फ़र्क कुछ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद तो कुछ के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कल मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर पार्टी के कदावर लीडर रामपुर के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान की आयादत की। आजम खान की तबीयत खराब होने पर उन्हें सीतापुर जेल से पीर को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में हिस्सा लेने गए एसपी के सदर आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधे मेदांता हॉस्पिटल गए और अस्पताल में दाखिल आजम खान की आयादत की। उनके साथ कौमी सेक्रेटरी राजेंद्र चौधरी भी थे। यादव ने डॉक्टरों से मोहम्मद आजम खान साहब की बेहतर और जल्द इलाज के तनाजुर में मशवरा भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मोहम्मद आजम खान के साथ संगीन नाइंसाफ़ी की और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। एसपी को अदालत पर मुकम्मल एतमाद है और एसपी के बुजुर्ग लीडर के लिए अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मैंडेट की तौहीन कर रही है। फ़ोन की जासूसी करवाकर लोगों की ज़ाती बातों को सुनना राजदारी के हक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। अगर ये काम बीजेपी करवा रही है तो ये काबिल सज़ा है और अगर बीजेपी हुकूमत ये कहती है कि उसे इसकी मालूमात नहीं है तो ये कौमी सलामती पर उनकी नाकामी है। फ़ोन जासूसी एक जमहूरी जुर्म है। पोर्न मूवी केस में मुंबई पुलिस ने चारशंबा शाम को राज कुंद्रा के मुंबई में वाक़े वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ दीगर ठिकानों पर रेड की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज किया गया। माना जा रहा है कि यहीं से वी ट्रांसफ़र के ज़रिए वीडियो को अपलोड किया जाता था। इसके अलावा कुछ दीगर कागजात को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने कुंद्रा का एक आईफोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा उनके बहन भाई प्रदीप बख्शी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक बख्शी इस मामले में एक सपोर्टर है। बख्शी हॉटशॉट का प्रोडक्शन करने वाली कैनरिन कंपनी के को ओनर हैं। जांच में सामने आया कि कुंद्रा ने हॉटशॉट ऐप को मेंटेन करने के लिए प्रतिकेश और ईश्वर नाम के दो मुलाजिमीन को वीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पेरोल पर रखा हुआ था। कैनरिन कंपनी के हॉटशॉट ऐप को मैनेज और मेंटेन करने के लिए वीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी राज की कंपनी को हर महीना 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती थी। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की कामयाबी हासिल कर ली। आखिरी ओवर तक खींचे इस रोमांचक मुकाबले में दीपक चाहर बल्ले के साथ 69 नॉट आउट बनाकर हीरो बने। भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे। उनके साथ ही 84 रनों की नॉट आउट साझेदारी की बदौलत हिंदुस्तान को जीत मिली। इस मुकाबले में 5 बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। हिंदुस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 90 टू-वे सीरीज वनडे सीरीज में जीत हासिल की। दुनिया की कोई भी दीगर टीम श्रीलंका को लगातार इतनी सीरीज में नहीं हरा सकी। लगातार 7 सीरीज जीत के साथ पाकिस्तान दूसरे मकाम पर है। यह हिंदुस्तान की श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 93 जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया इस कॉम्पिटिटर के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे मैच जीतने वाली टीम बन गई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 92 मैचेस में जीत मिली है। हिंदुस्तान की जानिब से टॉप 3 बैट्समैन पृथ्वी शा, शिखर धवन और ईशान किशन में से कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं जमा सका। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने नाज़रीन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको ये खबर पूरी नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आपको एक और ख़बर पर लिए चलते हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो अमीर हिंदुस्तानी हैं वो अमीर हिंदुस्तानी मुल्क छोड़ रहे हैं। 2020 में इन हिंदुस्तानियों का जो नंबर है, जो आंकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वबा के बीच साल 2020 में दुनिया भर में लगे
इन सफरी पाबंदी और लॉकडाउन के बावजूद 5,000 से ज़्यादा रईस हिंदुस्तानी बैरूनी मुल्कों में जा बसे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट में जानकारी मिली है। इसके मुताबिक 2019 में बैरून मुल्क के 5,80,000 तुलबा में से 2,60,000 2020 में हिंदुस्तान लौट आए। ये रिपोर्ट एक इंडस्ट्री ने हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी की है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।